कोलार गोल्डफील्ड्स यानी केजीएफ की कहानी तो काफी इंटरेस्ट, पर क्या आपको पता है केजीएफ एक ग्लोबल साइंस रेस का हिस्सा था। केजीएफ एक बैटल ग्राउंड बन गया था होमी भाभा और एक फॉरेन साइंटिस्ट नेम्ड फ्रेडरिक रेंज के राइवलरी के बीच में। इनफैक्ट मेरे पास आपके लिए कूल इमेजेस है केजीएफ के अंदर से भी इस वीडियो में। क्या है ये स्टोरी? बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चलिए जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1930s में, जब वुल्फगैंग पॉली ने न्यूट्रिनो पोस्टुलेट किया। अब ज्यादा डिटेल में जाए बिना, न्यूट्रिनो एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जैसे अपना इलेक्ट्रॉन हुआ, ऑल्दो न्यूट्रिनो की 3 अलग फ्लेवर्स वगैरह होते हैं। देखो इसका एक ये है ना कि इसका कोई चार्ज नहीं है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। ये किसी के साथ इंटरैक्ट ही नहीं करते हैं मोस्टली, तो इसे डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। इनफैक्ट आप ये जो वीडियो देख रहे हो अभी, आपके वीडियो देखते देखते करोड़ों लाखों न्यूट्रिनोज आपके आर पार चले भी गए होंगे, आपको पता भी नहीं है। कुछ काफी सारे न्यूट्रिनोज धरती के आर पार भी चले जाते हैं बिना इंटरैक्ट किए। फिर ये डिटेक्ट हुए 1956 में। क्लाउड कवन और फ्रेडरिक रेंज ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने न्यूट्रिनो का एग्जिस्टेंस कंफर्म किया। पर कैसे है? जस्ट मैंने आपको अभी तो बोला कि न्यूट्रिनो इंटरैक्ट नहीं करते, काइंड ऑफ, पर न्यूट्रिनो को इनडायरेक्टली हम डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? इन्होंने क्या किया, इन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं एज अ सोर्स इस्तेमाल किया न्यूट्रिनो का, और उन्हें बहुत बड़े बड़े बकेट्स भरे कैल्शियम क्लोराइड से, जो अच्छी तरह अब्सॉर्ब कर लेता है। तो न्यूट्रॉन इस सोल्यूशन में अब्सॉर्ब होता और वो एक गैमा रे देता, और अगर हम उस गैमा रे को डिटेक्ट करते हैं तो हमें बताया कि वो न्यूट्रिनो का इंटरेक्शन था। अब ये भर भर के नहीं होता है, बहुत रेयरली होता है, बट इनडायरेक्टली हमें पता चल गया कि न्यूट्रिनो एग्जिस्ट करता। और उससे पहले भी होमी भाभा ने एक काफी इंटरेस्टिंग पेपर सबमिट किया था 1936 में, जिसमें वो और वॉल्टर हाइटलर, इन दोनों ने एक थियरी प्रपोज की जिसका नाम था बाबा हाइटलर थियरी ऑफ कैस्केड्स। अब ये थियरी का ये था कि कॉस्मिक रेज जो आते हैं जब एटमॉस्फेयर को हिट करते हैं, वो एटम्स का न्यूक्लियर नॉक ऑफ करके पार्टिकल्स रिलीज करते हैं, जैसे न्यूट्रिनो या कोई प्रोटॉन या कोई मुऑन वैसे। और फिर ये सेम पार्टिकल किसी और को जाके हिट करते, मे बी कुछ और रिलीज करेंगे जैसे पायोन या कुछ और। ये सब में जो नाम्स लिए वो स्टैंडर्ड मॉडल के पार्ट है, पर अब ज्यादा टेंशन मत लो अगर ये समझ में नहीं आता है तो इट्स ओके। पर तभी होमी भाभा को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था इस पेपर को, वो कंट्रोवर्शियल हो गया था। पर बाद में जैसे हमारे न्यूट्रिनो की अंडरस्टैंडिंग वगैरह समझी, ये पूरा एक फील्ड बन गया। ये जो पेपर उन्होंने लिखा, और वो था कॉस्मिक रेज, एटमॉस्फेरिक कॉस्मिक रेज का, वो पेपर उसका बुनियाद था। आज ये बहुत बड़ा फील्ड है। फिर आया एक रेस, एक गोल्ड रश एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोस डिटेक्ट करने की, एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोस है करके आते अर्थ के साथ इंटरैक्ट कर। अभी फ्रेडरिक रेंज जिसने क्लाइड के साथ न्यूट्रिनो डिटेक्ट किया, उसने होमी जी को अप्रोच किया, तभी होमी जी TIFR फ्रेशली बनाया था। फ्रेडरिक ने हेल्प मांगी कि उसे KGF यानी कोलार गोल्डफील्ड्स में एक्सपेरिमेंट करना है न्यूट्रिनोस डिटेक्ट करने के लिए। अब KGF इसलिए स्पेशल था क्योंकि अगर आप KGF स्पेसिफिकली चैंपियन रीफ माइन देखो तो ऐसे वो सीरीज ऑफ टनल्स हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब फायदा क्या है कि आप अलग अलग डेप्थ के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, 400 मीटर हुआ, 600, और वो 2 किलोमीटर प्लस तक जाता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज था बिना कोई और डिस्टर्बेंस न्यूट्रिनोस को स्टडी करने का। पर जब भाभा को पता चला कि ये जो रेंज भाई है, फ्रेडरिक भाई रेंज को बस हमारी लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए थी, हमें वहाँ इक्विपमेंट वगैरह लेके जाने के लिए, वो हमारे साथ साइंटिफिक कोलैबोरेशन में इंटरेस्टेड नहीं था। तो फिर भाभा ने रेंज को बोला नहीं। फिर TIFR ने खुद डिसाइड कर लिया कि वो खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे। रेंज ने अपना पाथ अलग चुना, वो गए साउथ अफ्रीका के माइंस में। अब ये अनऑफिशियली एक रेस बन गया था, राइवलरी बन गई थी बहुत बड़ी कि कौन पहले एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोस डिटेक्ट करेगा। फिर 1960s में TIFR ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को स्टार्ट किया। TIFR की टीम लेड थी बाय MGK मेनन। TIFR मैंने अब तक फुल फॉर्म नहीं बोला, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, आप सबको पता ही होगा। और हाँ, मुझे पता है TIFR मेंशन किया तो काफी लोग रॉकेट बॉयज मेंशन करेंगे। उस सीरीज में काफी सारे इनएक्यूरेसीज है, एंटरटेनमेंट के लिए देखो पर फैक्ट्स के लिए मत देखो वो सीरीज। एनीवेज, TIFR से थे MGK मेनन जो काफी फेमस साइंटिस्ट है। उसके बजाय 2 यूनिवर्सिटीज थी, एक थी यूनिवर्सिटी ऑफ दुरहम जो UK से है, और एक थी ओसाका यूनिवर्सिटी जापान से। तो काम करने गए वो KGF में जाके मुऑन डिटेक्ट किए। आप बोलोगे भाई वो न्यूट्रिनोस डिटेक्ट, हाँ, पर मैंने आपको ये भी बोला था कि हम न्यूट्रिनोस को डायरेक्टली नहीं ऑब्जर्व कर सकते, इनडायरेक्टली करना पड़ता है। तो क्या है, जब न्यूट्रिनो इनवर्स डिकी रिएक्शन भी जाता है तो एक चार्ज्ड मुऑन रिलीज करता है, और अगर हमने चार्ज्ड मुऑन डिटेक्ट कर लिया साइडवेज क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर से हमें नहीं डिटेक्ट करना है, एटमॉस्फेयर से भी मुऑन्स आ रहे हैं, पर हमें देखना है कि न्यूट्रिनो ने कोई डिटेक्ट किया, तो हम कंफर्म कर लेंगे कि एक एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनो था। तो इन्होंने क्या किया, उस माइंस में ये डिटेक्टर्स डाले, डिटेक्टर्स के ऊपर बहुत हेवी लेड प्लेट्स डाले ताकि ऊपर से कोई मुऑन ना आए, और जब न्यूट्रिनो राइट में आके उस बेडरॉक को स्ट्राइक करता KGF के, और अगर वो इनवर्स बीटा रिएक्शन हो जाता उसका, तो एक मुऑन आता और ये डिटेक्टर्स मुऑन डिटेक्ट कर लेते। अब ये डिटेक्टर्स में एक चीज था जिसका नाम है
स्किंटिलेटर, जो मुझे पता है काफी कूल टर्म लगता है, पर वो बेसिकली एक लाइट रिलीज करता है जब चार्ज पार्टिकल उसके साथ इंटरेक्ट करता है, और फिर वो लाइट मल्टीप्लाई करने के लिए फोटो मल्टीप्लाइज ट्यूब थे जो ज्यादा ब्राइट कर देते, मतलब सिग्नल बढ़ा देते और हमें पता चल जाएगा। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है उसका एक डिटेक्टर का फोटो KGF के अंदर का, ये इस्तेमाल किया और गेस व्हाट, उन्होंने एक्चुअली डिटेक्ट कर लिया M1 और कंफर्म हुआ कि एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज है। पर एक प्रॉब्लम था, वो फ्रेडरिक बायरेंस ने इनसे पहले डिटेक्ट किया। पर देखो, आप डिटेक्ट तो कभी भी कर लोगे, पर जब तक आप अपने फाइंडिंग्स ऑफिशियली रिवील नहीं करते तो फिर क्या मतलब ना, डिटेक्ट करके क्या ही कर लोगे। पॉइंट ये हुआ कि ऑल्दो उन्होंने पहले डिटेक्ट किया, TIFR ग्रुप का जो पेपर था वो पहले सबमिट हुआ ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले, तो ऑफिशियल लेवल पे KGF ने पहले एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज डिटेक्ट किए और ये था उस राइवलरी का एंड। आई एम श्योर इसके बाद फ्रेडरिक रेंज भाई को बहुत पेन्स हुआ रहेगा। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ऐसी और स्टोरीज जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब करो गरीब साइंटिस्ट को, इंडियन साइंस के बारे में। अब मुझे पता है आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हो कि उसके बाद क्या हुआ KGF एक्सपेरिमेंट्स का, क्या ऐसे ही छोड़ दिया? नहीं, उसके बाद एक नए एक्सपेरिमेंट्स पे गए, वो था प्रोटॉन डीके का, वो ग्रैंड यूनिफाइड थियरी के बारे में भी। इनफैक्ट उनमें से एक साइंटिस्ट था नोबो मंडल जी, जिससे मैं बात की फोन के ऊपर, काफी मस्त साइंटिस्ट है, मजा आ गया। वो ये सब जो सीनियर साइंटिस्ट है वो काफी हम्बल होते हैं, पर वो बाद में बंद किया गया और फिर वो गवर्नमेंट शट डाउन की माइंस को, फिर अभी तो पानी भरा है उन सब माइंस में। और इंडिया बहुत सालों से इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो INO प्लान कर रही है, पर वो कंट्रोवर्सीज में अटका है, तो कितने सालों से वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसके वजह से न्यूट्रॉन फिजिक्स थोड़ी हॉल्ट पे आ गई इंडिया में। इमेजिन करो अगर INO पहले बनता तो। एनीवेज, अगर आपको हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के मेंबर बन जाओ फाइनेंशियली सपोर्ट करने चैनल को, या बाय मी अ कॉफी पे UPI से कर सकते हो। ज्ञान की गरीब सबसे बड़ी, जय हिंद जय भारत। स्पेशल थैंक्स टू कार्तिका देवाल, वुटला चैतन्य, जयम शर्मा, रोहित सुवर्णा, नारायण प्रसाद, हिमांशु शंकर, सचिन यादव, कुछ मेहता, आकाश पाटिल, विक्रम वर्मा, एक एनोनिमस, अभिषेक श्रीवास्तव, तन्मय देशपांडे, निशंत कुमार, प्रिंस बंसल, विशाल बारोत, पल्लव रानडे, हाइड्रेटिंग, क्रिस नायर और विशाल बी, सब मेंबर्स को थैंक यू।